तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, जीओसी। तो हमने इसके पहले बेटा जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशंस। अब अगला इफेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बेटा, जिसका नाम है रेजोनेंस। इसे हम यहां रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हैं, या आगे चल करके इसी को हम नाम देंगे क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस होता क्या है, इस बात को बिल्कुल जीरो से यहां पर मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर आप बहुत सारी चीजें बेटा जैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सिस्टम पहचानना चाहते हैं, या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये काम पड़ेगा रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं रेजोनेंस होता क्या है बच्चों। तो सबसे पहले यहां बेसिक कंपाउंड से मैं चल रहा हूं, और यहां पर जो हमारा बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिया वो लिया बच्चों हमने क्या, बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, और हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, और अल्टरनेट ऑर्डर में बेटा पाई बॉन्ड। इसको देखें तो एक्चुअल में ऐसा होता है, आप जानते हो बेटा, कार्बन एटम्स मिलकर के 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा, और साथ ही साथ अल्टरनेट ऑर्डर में बच्चों क्या होगा, पाई बॉन्ड। अल्टरनेट ऑर्डर में क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड। तो इसको हम कहते हैं बेटा बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बेसिक कंपाउंड है। इसके थ्रू आप बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह इसकी पढ़ोगे आप, है ना, आगे चल करके। और जहां जहां बेंजीन आएगा, मान करके चलिए हर जगह आपको रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा ही लगेगा, है ना। तो देखते हैं बेंजीन में क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है बेटा, सी डबल बॉन्ड सी। कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ सपोज ए है, और जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ बी है। अब ये तो आप लोग जानते हो बेटा कि डबल बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो एटम्स उसमें बहुत पास पास होंगे, और बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बहुत कम होगी। जबकि सिंगल बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है, और वीक होने के कारण एटम थोड़े दूर दूर होंगे, और बॉन्ड लेंथ उसकी रहेगी ज्यादा। यानी कि यहां क्या होना चाहिए बेटा, ए की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए कम, और बी की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए ज्यादा। मतलब सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, जबकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए ज्यादा। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूं बेटा ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया तो रिजल्ट ऐसा नहीं था। एक्चुअल रिजल्ट जो था ए इज इक्वल टू बी, मतलब यहां सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो थी बच्चों वो थी इक्वल। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बराबर हो? इसका तो यह मतलब हुआ कि जितना स्ट्रांग सिंगल बॉन्ड है उतना ही स्ट्रांग मेरा डबल बॉन्ड है। और ये तो आप जानते हैं ऐसा तो होना पॉसिबल है ही नहीं कि सिंगल बॉन्ड भी जितना स्ट्रांग है डबल भी उतना स्ट्रांग। तो डबल बनाने का फायदा क्या हुआ भाई? डबल है तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रिपल है तो और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि ये जो चीज थी ए इज इक्वल टू बी, इससे कुछ बात पता चली। पता ये चला बेटा कि जो ए है, ए इज नॉट अ प्योर डबल बॉन्ड, ए प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। और साथ ही साथ जो बी है, बी इज नॉट अ प्योर सिंगल बॉन्ड। मतलब बेटा ए और बी ना तो प्योर डबल बॉन्ड है और ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है। फिर ये है क्या सर? तो बेटा ये 1.5 बॉन्ड टाइप की कोई पोजीशन है। मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड है एक्चुअल में सिंगल नहीं है, वो 1.5 बॉन्ड है, ऐसा मान लो आप। मैं बोल रहा हूं बेटा मान लो, है ना, क्यों बोल रहा हूं आगे चल के पता चलेगा। और जो डबल बॉन्ड है वो भी एक्चुअल में डबल बॉन्ड नहीं है, वो भी 1.5 बॉन्ड है। तभी तो ऐसा होगा कि ए इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर ए इज इक्वल टू बी मुझे प्रूफ करना है तो मैं ए को डबल बॉन्ड नहीं मानूंगा, मैं उसको 1.5 बॉन्ड मानूंगा, और बी को सिंगल बॉन्ड ना मान करके 1.5 बॉन्ड मानूंगा। तो इस तरह से बेटा मुझे एक बात पता चलती है कि ए और बी एक्चुअल में प्योर डबल बॉन्ड या प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इस बात को हम देखते हैं बेटा। ऐसा होता इसलिए है, इसको समझाने के लिए कि ए इज इक्वल टू बी क्यों होता है, इसको समझाने के लिए
जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज रेजोनेंस। यहां पर बेटा हम ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है कैसे इक्वल है, इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस, चलिए देखते हैं बेटा धीरे धीरे। अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट कहती है कि पाई बॉन्ड हमेशा एक जगह परमानेंटली नहीं होते बेटा, ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ये जो मूवमेंट है बॉन्ड का इधर से उधर शिफ्ट होना है बेटा, उसे बोला जाता है डीलोकेलाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, डीलोकेलाइजेशन। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये पाई बॉन्ड कभी ना कभी उठ करके यहां आ जाएगा, तो उसी टाइम बेटा ये पाई बॉन्ड उठ करके यहां आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड उठ करके यहां आ जाएगा। इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, डीलोकेलाइजेशन। यानी कि ये पाई बॉन्ड हमेशा एक जगह नहीं रहते हैं, ये अपनी जगह से इधर उधर डीलोकेलाइज होते रहते हैं। पाई बॉन्ड कभी इधर भी होंगे, कभी अपोजिट ऑर्डर में भी होंगे। तो ये क्या कहलाया बच्चों, पाई बॉन्ड का इधर से उधर रोटेट होना, यानी कि पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइज होना। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया क्या, रेजोनेंस। तो अब ऐसा कैसे होता है समझिए, ये पाई बॉन्ड कभी ना कभी इधर आया होगा, ये पाई बॉन्ड कभी ना कभी इधर आया होगा, ये पाई बॉन्ड कभी ना कभी इधर आया होगा। इस तरीके से बोला गया कि बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है और बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है। तो बेंजीन के ये जो दो दो स्ट्रक्चर हैं, बोला गया कि बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज हम इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करेंगे, जबकि बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज हम इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यानी कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी सही है बेटा और ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है। यानी कि बेंजीन के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और जब किसी कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं बच्चों, तो उसे हम कहते हैं क्या, रेजोनेंस। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्या, रेजोनेंस। तो जैसे कि बेंजीन के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेटा, जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उनके बीच में ऐसा डबल हेडेड एरो लगाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इनको बेटा हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं इनको। तो ये हो गए क्या, बेंजीन के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, इनको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये प्रॉपर्टी कहलाएगी रेजोनेंस। मतलब बेटा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक्चुअल में है ही नहीं। यहां पर तो ये डबल बॉन्ड जो है ये कभी डबल है कभी सिंगल, कभी डबल कभी सिंगल। देखिए कभी डबल कभी सिंगल, फिर देखिए कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। तो इस तरह से ना तो ये परमानेंट एक डबल बॉन्ड होता है और ना ही ये परमानेंट एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये तो बेटा कभी डबल बॉन्ड है और कभी सिंगल बॉन्ड है। तो इसको मैं कंसीडर कर लूंगा कि ये 1.5 के आसपास कुछ बॉन्ड है बेटा, 1.5 एग्जैक्ट। तो अभी हम और देखेंगे आगे चल के, बहुत सारी बातें करेंगे। अब मैं बनाना चाह रहा हूं बेटा इन दोनों स्ट्रक्चर्स का एक मिक्स्ड फॉर्म। मतलब कि मैं बनाना चाह रहा हूं इन दोनों को मिला करके एक सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखिए बेटा क्या होगा, जब भी आप हाइब्रिड बनाना चाहो तो जो सिंगल बॉन्ड है उसको तो बच्चों आप एज इट इज बनाओगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड जैसे है बेटा वैसे बना दोगे। अब जहां जहां पाई बॉन्ड कभी ना कभी गया है वहां आप डॉटेड लाइन बनाओगे। दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो बेटा, जैसे इस स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड इधर था तो मैं इधर डॉटेड लाइन बनाऊंगा। अगले ही स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड इधर भी था तो मैंने इधर डॉटेड लाइन बनाया बेटा। फिर अगले स्ट्रक्चर में मैंने देखा पाई बॉन्ड इधर था। मतलब दोनों स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो बेटा तो हर जगह कभी ना कभी पाई बॉन्ड पहुंचता है, पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होता है, और इस तरह से इसका मुझे मिक्स्ड फॉर्म मिल जाता है। इस मिक्स्ड फॉर्म को बोलते हैं बच्चों हम क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड।
इस मिक्स्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे बच्चों हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, समझना। ये दोनों स्ट्रक्चर उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन जो हाइब्रिड है वो इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। इस बात को भी अपन अभी बेटा मैं आपको बेस समझा रहा हूं, फिर इसकी थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और फिर सबसे मेन काम इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो इस तरह से बेटा ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये रहेगा कैसा बेटा? कंपैरेटिवली मोस्ट स्टेबल, मतलब मोर स्टेबल रहेगा। तो मैं बोलूंगा दिस इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगा, कुछ ये एक्सप्लेन करेगा। मतलब बेटा ये कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही बच्चों सारी प्रॉपर्टीज इससे भी एक्सप्लेन नहीं होगी, लेकिन जो हाइब्रिड होगा वो तो बेटा सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। अब इसे हमने बेटा थोड़ा सा मॉडर्न जमाने के हिसाब से, कौन डॉटेड लाइन बनाते रहे, हमने बना दिया इसको रिंग। तो बेंजीन का ये जो रिंग है ये मुझे क्या बताता है? ये रिंग बताता है बेटा कि हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल है, यानी कि हर जगह कभी ना कभी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है पूरे बेंजीन के अंदर, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग क्या बताता है बच्चों? आज शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिंग बताता है हर जगह पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। चलिए अब एक आध और एग्जांपल मैं लूं, फिर अपन इसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहां पर कार्बोनेट आयन, क्या लिया एग्जांपल? कार्बोनेट आयन। फॉर्मूला होता है इसका CO3 तो अब इसका अगर मैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों तो कुछ ऐसा बनेगा CO3 ये तो बेटा अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में सीख रखा है लिविस डॉट, है ना। अगर आपसे नहीं बनता बेटा तो केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो एक बार आप देख लें और फिर कंटिन्यू करें इसको। तो देखिए अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका बॉन्ड जो है ये एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन यहां पर एक पाई बॉन्ड है बेटा। साथ ही साथ ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो आखिर इस ऑक्सीजन से आपकी ऐसी कैसी सिंपैथी है जो आपने इसी को पाई बॉन्ड दिए? क्या इन दोनों ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड बनाने का अधिकार नहीं है? क्या इनको कभी बेटा डबल बॉन्ड ये नहीं बना पाएंगे? तो बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। मतलब क्या होगा, कभी ना कभी जिंदगी में बेटा ऐसा होगा कि ये पाई बॉन्ड अपनी जगह से उठ करके इधर आ जाएगा बेटा, सिग्मा नहीं पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड कभी ना कभी इधर आ जाएगा। जब पाई इधर आएगा बेटा तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये नेगेटिव अपने आप उधर चला जाएगा। मतलब कि कार्बोनेट आयन का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेटा, यहां पर आ गया नेगेटिव, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड और ये हो गया। अब मैंने सोचा कि डबल बॉन्ड यहां भी बनाया मैंने, यहां भी बनाया, क्या इधर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा बेटा, बिल्कुल जाएगा। यानी कि इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा जो कि यहां पर हम बनाएंगे बेटा, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा CO- और यहां पर डबल बॉन्ड O। मतलब कि बेटा जो पाई बॉन्ड है, अगर आप ध्यान से देखें, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज को भी बोलूंगा मैं, तो पाई बॉन्ड देखिए कभी इधर था, कभी इधर आ गया, कभी उधर चला गया। मतलब पाई बॉन्ड बेटा इधर से उधर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसे हम बोलेंगे कि पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज हो रहा है। अब पाई बॉन्ड जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी कर रहा है, तो मतलब यहां पाई बॉन्ड के साथ साथ नेगेटिव चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है। इस डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड से क्या हुआ बेटा कि जो कार्बोनेट आयन थे उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए। ये जो स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं बेटा, इनको हम बोलेंगे क्या? इनको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इसे बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं।
अब इससे फायदा क्या हुआ, एक बात मेरे मन में आई कि रेजोनेंस आखिर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा मैं बता दूं आपको ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे फायदा क्या हुआ। नेगेटिव चार्ज देखिए, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कोई भी चार्ज हो बेटा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है। लेकिन अब ये चार्ज की दो पिक्चर है, एक सिनेरियो है कि चार्ज आपका मॉलिक्यूल के किसी एक हिस्से में परमानेंट है, और दूसरी तरफ चार्ज इधर उधर बट गया बेटा, पूरे में फैल गया है। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, इस बात को अगर हम समझें तो चार्ज जब एक ही जगह रखा रहेगा तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी बेटा वो कम होगी, लेकिन जब चार्ज पूरे में फैल जाएगा तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कैसी, ज्यादा। इसको ठीक अपन ऐसे ही समझ सकते हैं बेटा कि जैसे दो फैमिली है, एक फैमिली में जो भी पूरा लोड है, मतलब बेटा फाइनेंशियल जितना बर्डन है वो एक ही मेंबर के ऊपर है, जबकि दूसरी फैमिली है उसमें उस लोड को क्या किया है, पूरे जो मेंबर्स हैं उनमें बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि बराबर बराबर लोड सबको मिल गया है। तो ज्यादा स्टेबल फैमिली हम किसको मानेंगे, कि जिसमें लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज कंपेयर टू जिसमें लोड एक ही जगह रखा हुआ। तो जब चार्ज एक ही जगह रहता है तो उससे स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन जब चार्ज हो जाता है बेटा पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जनरली रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, यानी कि रेजोनेंस के थ्रू जनरली बेटा स्टेबिलिटी बढ़ती। अब जनरली मैं बोल रहा हूं मतलब कभी ना कभी बेटा कोई केस आएगा कि जब रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कम होगी, वो बात हम वहां पर करेंगे। यहां पर तो हम देखते हैं बेटा बात करते रेजोनेंस की, तो चलिए इसकी थ्योरी पार्ट को अपन थोड़ा कवर करते हैं। अब इसका हाइब्रिड भी अपन देखेंगे बेटा आगे चल करके, बहुत सारे हाइब्रिड वगैरह भी हम बनाएंगे, चाहो तो देख लो आप। सबसे पहले जब हाइब्रिड बनाए तो हमने जो उसका स्केलेटन था बेटा, यानी कि जो एटम्स थे वो सब अपनी जगह में रखे, सिग्मा बॉन्ड सारे अपनी जगह में रखे, एटम्स को हम इधर उधर नहीं भेजेंगे, सिग्मा बॉन्ड को इधर उधर नहीं भेजेंगे, केवल जो चेंज आएगा वो काय में आएगा बच्चों, पाई बॉन्ड में। तो जो पाई बॉन्ड है, जहां जहां पाई बॉन्ड गया है वहां वहां बच्चों में एक डॉटेड बॉन्ड बनाऊंगा। ये डॉटेड बॉन्ड बता रहा है कि यहां कभी ना कभी पाई बॉन्ड आया था, और जहां जहां नेगेटिव चार्ज गया है बेटा वहां वहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा। अब ये चार्ज पार्शियल क्यों हो गया सर, तो देख बेटा कभी वहां चार्ज आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, मतलब ये चार्ज पूरा नहीं है। अगर परमानेंट रहता है तो ये पार्शियल नहीं होता, ये तो कंप्लीट चार्ज होता। लेकिन क्योंकि वो चार्ज कभी कभी अपनी पोजीशन से इधर उधर हो रहा है, तो इसीलिए बेटा मैं बोलूंगा कि चार्ज का भी डिलोकेलाइजेशन हो रहा है और चार्ज परमानेंट एक जगह नहीं रह रहा है। तो अगर हम रेजोनेंस को डिफाइन करें बेटा तो क्या बोल सकते हैं हम, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल बोले बेटा, इन अ स्पीसीज भी बोल सकते हैं क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूल नहीं आयंस भी हो सकते हैं बच्चों। तो इन अ स्पीसी इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है बच्चों, फाइनली रेजोनेंस इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बढ़िया है बेटा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बोलो बॉन्ड बोलो एक ही बात है। तो ओनली पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब इसमें बेटा सिग्मा बॉन्ड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, केवल और केवल कौन से, आपके पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे। तीसरी बात बेटा, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन होल
molecule due to charge distribution in whole molecule, stability generally increases। अब इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाकी पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। एक्सेप्ट एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स। एंटी एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम में क्या होता है? एंटी एरोमेटिक सिस्टम में बेटा क्या होता है? एंटी एरोमेटिक सिस्टम में क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, स्पेलिंग आप लोग सुधार लेंगे बेटा, है ना, इतने तो होशियार बच्चे हो आप लोग। तो क्या होता है बेटा? एंटी एरोमेटिक सिस्टम में स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण कम होती, बाकी हर एक केस में रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बच्चों बढ़ती ही बढ़ती। फिर अगला पॉइंट देखें हम कि रेजोनेंस जो है इसमें केवल पाई बॉन्ड का क्या है बेटा? इन्वॉल्वमेंट है। उससे हमें क्या होता है? एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो देयर आर मोर देन वन structures are formed due to resonance, these structures are called what? Resonating structures। या बच्चों इन्हीं को हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ resonating structures is called resonance hybrid। तो ध्यान रखें बच्चों, इनका जो मिक्स्ड फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड योर रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस अब थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ऑफ स्पीसी। जो भी स्पीसी बेटा, चाहे मॉलिक्यूल है या आयन है, उसका सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है आपका क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगली बात करें बच्चों इसके बारे में हम कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देयर इज नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which can explain the all properties of species। मतलब बेटा ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है जो सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सके, लेकिन बच्चों जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स
all the properties of species। तो स्पीसी की अगर बेटा सारी प्रॉपर्टीज हमें एक्सप्लेन करेगा तो वो कौन करेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। तो ये थी बेटा कुछ थियोरेटिकल बातें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रेजोनेंस में हमने क्या देखा? पाई बॉन्ड इधर से उधर आता जाता है, लेकिन बेटा ऐसा आते जाते किसी ने देखा नहीं है। ये हाइपोथेटिकल है, सोचा गया है कि ऐसा होता है। हाँ, इससे जो रिजल्ट मिलते हैं स्टेबिलिटी के वो सही है, इसीलिए हम इसे सही मान करके चल रहे हैं। तो इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखें बेटा, ऐसा सही में होता है या नहीं होता है ये मुझे नहीं पता। मतलब बेटा ऐसा बताया नहीं गया है, बस ऐसा इमेजिन किया गया कि ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें वही मिलता है जो मिलना चाहिए, इसलिए हम सही मान करके इसको चल रहे हैं। तो ये था बच्चों रेजोनेंस का बिल्कुल बेसिक अपन ने जो समझा। अब अगर आप चाहते हैं कि कैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सीखें कि कैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।